फ्रेंड्स, बेटा एक बार कमेंट करो। लास्ट हम लोगों ने क्या किया है पिछली क्लास में? मुझे ऐसा याद है कि हमने स्ट्रक्चर किया था BeCl2 का, और हलाइड्स जो हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, उनकी प्रॉपर्टीज लिखी थी। एक बार कमेंट करो, यही किया हम लोगों ने लास्ट में। BeCl2 का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ हलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, तो आज बच्चों इस चैप्टर को जो है हम लोग ओवर करेंगे। इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल या उनके कंपाउंड्स की, और एक एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, और डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम विद एल्यूमिनियम। ये तीन जो है हमें टॉपिक कवर करने हैं। तो आज जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगली केमिकल प्रॉपर्टी आपको लिखनी है नाइट्राइड्स। हमने हलाइड्स किए थे लास्ट क्लास में, आज आप लोग लिखिएगा सबसे पहले नाइट्राइड्स। इन एलिमेंट्स की वैलेंसी है +2, और नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी है -3। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा इनका M3N2। सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयोनिक नाइट्राइड्स बनाते हैं। लिखिएगा, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स burn in nitrogen, burn in nitrogen to form ionic nitrides, to form ionic nitrides, ionic nitrides with formula M3N2, with formula M3N2। और एक रिएक्शन जो है बोर्ड पे मैंने लिख दी है, 3Ca plus N2 gives Ca3N2, 3Ca plus N2 gives Ca3N2। इसी तरीके से बाकी के एलिमेंट भी रिएक्ट करेंगे, चाहे कैल्शियम की जगह आप मैग्नीशियम रख दीजिए। रिएक्शन लिखने के बाद अगली लाइन से लिखिएगा, these nitrides are generally, these nitrides are generally crystalline solids, these nitrides are generally crystalline solids। एकदम क्रिस्टल, जैसे आइस क्यूब होती है ना, इस तरीके से क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, crystalline solids, and are decomposed, and are decomposed by water, by water to produce, by water to produce ammonia, to produce ammonia and metal hydroxide, to produce ammonia and metal hydroxide। तो ये जो नाइट्राइड्स आपको मिला है M3N2, इसे अगर पानी में डाला जाए तो वाटर के अंदर ये टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करके दो चीजें बनाता है। एक तो बनाता है अमोनिया NH3, और जो भी आपने एल्कलाइन अर्थ मेटल लिया था उसका हाइड्रो ऑक्साइड। एक रिएक्शन लिखो इसी पॉइंट के लिए है, Ca3N2 plus 6H2O, Ca3N2 plus 6H2O gives 3
सी ए ओ एच होल ट्वाइस, ओ एच का होल ट्वाइस है सिर्फ, 3 CaOH होल ट्वाइस प्लस 2NH3 प्लस 2NH3। तो पानी में डिजोल्व होकर के आपको हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस ये रिलीज करते हैं। हाँ जी, तो ये हुआ बच्चों नाइट्राइट्स। इनकी अगली नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है solubility इन लिक्विड अमोनिया। solubility इन लिक्विड अमोनिया, बिल्कुल बच्चों, ये हमने अल्कली मेटल्स में भी देखा था कि वहां भी अल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्ट कर रहे थे, दो चीजें बना रहे थे, एक तो अमोनिएटेड आयन और एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, ये इनकी गुड कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये, किस वजह से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की वजह से कलरफुल होते हैं, डीप ब्लू कलर के, और अमोनिएटेड आयन की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर आपने इन मेटल्स को लिक्विड अमोनिया के अंदर डाल दिया तो एक तो कलरफुल सॉल्यूशन बन जाएगा, और जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। गुड कंडक्टर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और कलरफुल होगा अमोनी सॉरी 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 गुड कंडक्टर अमोनिएटेड आयन की वजह से, और कलरफुल होंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। गुड कंडक्टर अमोनिएटेड आयन की वजह से, और कलरफुल होंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और मतलब ये अमोनिया के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, और डिसॉल्व होने पर आपको कलरफुल सॉल्यूशन देंगे। बिल्कुल इसी तरीके की रिएक्शन हमने अल्कली मेटल्स के लिए भी देखी थी, बस वहां जो अंतर था, वो अंतर ये था कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। और एक और चीज, जो अमोनिएटेड आयन है उस पर +2 चार्ज आएगा, मैंने +1 लिखा है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूं। तो जो अमोनिएटेड आयन है उस पर यहाँ चार्ज आएगा +2, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है लूज करते हैं, वैलेंसी इनकी +2 है। तो लिखिएगा, लाइक एल्कली मेटल्स, लाइक एल्कली मेटल्स, कॉमा द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द अल्कलाइन अर्थ metals dissolve in liquid ammonia, dissolved in liquid ammonia to give to give deep blue solutions, to give deep blue solutions, full stop. These solutions contain, these solutions contain ammoniated cation, ammoniated cations, ammoniated cations and ammoniated electrons, ammoniated cations and ammoniated electrons, ammoniated electrons। रिएक्शन लिख दो। जो MnH3
का होल x प्लस 2 है, इसके नीचे तो आप लिख देना अमोनिएटेड कटायन, और जो दूसरा है उसके नीचे लिख देना अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, लिखिएगा। The ammoniated the ammoniated cation the ammoniated cation in liquid ammonia ammoniated cation in liquid ammonia is responsible for its is responsible for its conductivity responsible for its conductivity while the ammoniated electron while the ammoniated electron is responsible for its deep blue color for its deep blue color deep blue color। तो ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टी हुई सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मतलब लिया गया है। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई जाए। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनती है? जब कोई एक एटम अपने लोन पेयर को किसी दूसरे को क्या कर दे, डोनेट कर दे। तो ये जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करते हैं। और ऐसे ही एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम आप सबने सुना होगा, नाम है क्लोरोफिल, जो कि मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, क्लोरोफिल। और इनकी टेंडेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए ज्यादा अल्कली मेटल के कंपैरिजन में इसीलिए है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो इन पर एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जबकि अल्कली मेटल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते थे। अब भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो गेन करने ही पड़ेंगे, और उसके लिए आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी भी होनी चाहिए। हाँ जी, तो लिखिएगा ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैव अ टेंडेंसी ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैव अ tendency to form stable coordination complexes to form stable coordination complexes full stop। अगली लाइन से लिखो their ability to form complexes their ability to form complexes is more as compared to alkali metals as compared to alkali alkali metals due to their smaller size due to their smaller size and high charge
and high charge. तो साइज छोटा है तो टेंडेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्यादा है। इस वजह से जनरली बेरिलियम और मैग्नीशियम ये बहुत आसानी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना देते हैं। लिखिएगा, अगली लाइन से लिखना, अमंग द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड, among the elements of group second, comma, beryllium and magnesium, beryllium and magnesium have have greater tendency have greater tendency to form coordination complex, to form coordination complex। और एग्जांपल ला देना बच्चों लास्ट इसमें, chlorophyll is a coordination compound of magnesium, क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल का तो बच्चों आप लोगों को एप्लीकेशन पता ही होगा कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं, क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोगों के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं CO2 और H2O को यूज करते हुए, और हमारे लिए फूड जो है ग्लूकोज वो तैयार करते हैं। तो मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है आपके लिए क्लोरोफिल। ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अगली और आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी, मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व है या नहीं है, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक, हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब जब आपका आयन वाटर में डिसॉल्व हुआ है तब वो कितनी एनर्जी को गेन कर रहा है या कितनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये लेटिस एंथैल्पी होती है पहली। लेटिस एंथैल्पी की दो डेफिनेशंस हैं, या तो वो एनर्जी जो रिलीज हुई है जब 1 मोल क्रिस्टल लेटिस बना है, या दूसरी वो एनर्जी जो चाहिए 1 मोल लेटिस को तोड़ने के लिए, 1 मोल लेटिस को तोड़ने के लिए। और दूसरा फैक्टर जिस पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये वो एनर्जी है जो कि डिसोल्यूशन के दौरान पानी में जब कोई चीज डिसोल्व होती है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव में काफी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत आसानी से वो जो भी कंपाउंड है, वो जो भी सॉल्ट है, वो पानी में डिसोसिएट हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर, जिससे भी वो बना हुआ होगा। तो इन कौन से कंपाउंड्स में क्या वेरिएशन है इसकी हम लोग बात जो है अभी करेंगे। हाँ जी, सॉल्युबिलिटी में लिखिएगा, सॉल्युबिलिटी solubility of alkaline earth metal compounds like solubility of alkaline earth metal compounds like sulfate like sulfate comma carbonate carbonate comma nitrate nitrate and hydroxide depends upon two factors,
डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। हाँ जी, पहला फैक्टर लिखिएगा लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी to break the to break the compound into ions. Lattice enthalpy to break the compound into an ion. Compound into an ion. और दूसरा फैक्टर हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज्ड। हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज्ड when ions are hydrated. When ions are hydrated. Ions are hydrated. तो कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए एक मोल की एनर्जी देनी पड़ रही है। और जब वाटर के अंदर किसी को भी हम लोग सॉल्ट को कंपाउंड को डाल रहे हैं, डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाता है। हाँ जी, इसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट दी कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स। दी कार्बोनेट्स and sulfates of alkaline earth metals. Carbonates and sulfates of alkaline earth metals. Alkaline earth metals are less soluble. Are less soluble than corresponding alkali metals. Than corresponding alkali metals. तो अगर एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट और सल्फेट को अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट और सल्फेट से कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट ग्रुप मेटल्स जो हैं उनकी जो टेंडेंसी है वाटर के अंदर सॉल्युबल होने की वो ज्यादा होगी सेकंड ग्रुप के कंपैरिजन में। अगला पॉइंट द solubility ऑफ CO3-2 एंड SO4-2। solubility ऑफ CO3-2 and SO4-2 decreases down the group decreases down the group due to decrease in hydration enthalpy due to decrease in hydration enthalpy। आयन जितना ज्यादा छोटा है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा है, मतलब कि एनर्जी रिलीज जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस वजह से कार्बोनेट और सल्फेट की स्टेबिलिटी के बारे में कंपैरिजन किया जाए तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी स्टेबिलिटी जो है वो घट रही है और इसके घटने का कारण है साइज बढ़ने की वजह से लेटिस एंथैल्पी या लेटिस एनर्जी जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। हाँ जी, अगली लाइन से लिखिएगा MgCO3 is slightly soluble in water। MgCO3 is slightly soluble in water, slightly soluble in water, whereas BaCO3 is almost insoluble. Whereas BaCO3 BaCO3
is almost insoluble in water. Insoluble in water. क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो कैटायन का साइज बढ़ रहा है, कैटायन का साइज बढ़ता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो घट जाती है। ये भले आप कार्बोनेट के लिए कह दो कि भैया MgCO3 जो है वो सॉल्युबल है पानी के अंदर और BaCO3 इनसॉल्युबल है। इसी तरीके से आप सल्फेट के लिए कह सकते हो कि जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट है वो तो पानी में सॉल्युबल है, पर कैल्शियम सल्फेट पानी के अंदर बहुत हद तक सॉल्युबल हो जाता है, और बाकी के जो बचे चाहे SrSO4 या BaSO4 ये इनसॉल्युबल होते हैं। फुल स्टॉप। सिमिलरली, फुल स्टॉप, सिमिलरली कॉमा MgSO4 is soluble in water, is soluble in water, comma CaSO4 is slightly soluble, थोड़ा बहुत CaSO4 is slightly soluble and SrSO4 and BaSO4, SrSO4 and BaSO4 are insoluble, are insoluble। एक लाइन छोड़ करके एक छोटी सी सब हेडिंग बनानी है, इसी में सॉलिबिलिटी वाले हिस्से में बनाइएगा। ये चलिए अलग से बना लो। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो भी कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स बनाएगा उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब अगर आप हीट देते हैं तो ये कितनी ज्यादा हीट को झेल सकते हैं बिना डिकम्पोज हुए, बिना डिकम्पोज हुए। तो देखो साइज केटायन का जितना ज्यादा छोटा होता है उसकी लेटिस एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है, उसे तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब साइज छोटा हुआ कटायन का तो स्टेबिलिटी जो है कंपाउंड की वो ज्यादा है, क्योंकि अब आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी घटती चली जाती है। लिखिएगा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑफ अल्काइन अर्थ मेटल्स decreases down the group decreases down the group, down the group। एक नोट लिखिएगा, नोट, और इस नोट में आपको लिखना है, लिखिएगा, the carbonates of alkaline earth metals, the carbonates of alkaline earth metals are relatively less soluble towards heat, relatively less soluble, sorry, relatively less stable towards heat। इसका रीजन हमने अल्कली मेटल में भी देखा था कि भाई इनके कार्बोनेट्स डिकम्पोज होके दे रहे हैं ऑक्साइड। अब ऑक्साइड अगर ज्यादा स्टेबल है तो कार्बोनेट जो है वो अनस्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड जो है वो आपके बीई बेरिलियम की होती है, तो बेरिलियम की कार्बोनेट जो है वो सबसे ज्यादा ही अनस्टेबल होगी। तो एक ऑर्डर आप लोग देख रहे होंगे
थर्मल स्टेबिलिटी का। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑर्डर बना लीजिए। तो भाई ये आपकी बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अब सिर्फ दो हेडिंग्स हमारे पास इस चैप्टर में बची हैं, एक तो एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम और एक डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम विद एल्यूमिनियम। तो चलिए हेडिंग हम लोग बनाते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम फर्स्ट ग्रुप में भी हमने देखा कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ये एलिमेंट्स बाकी के ग्रुप मेंबर से कुछ अलग प्रॉपर्टीज या कह सकते हैं यहाँ की ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप सेकंड के जिन्हें आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल रहे हैं, ये सेम ग्रुप के बाकी एलिमेंट से थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं इस वजह से। और ये अलग प्रॉपर्टीज क्यों दिखाते हैं ये भी हमने फर्स्ट ग्रुप में देखा था। इसके कई कारण थे, जिनमें पहला कारण तो ये था कि भाई जो इनका साइज होता है इनके सॉल्ट्स में अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो साइज है वो साइज बाकी ग्रुप मेंबर के कंपैरिजन में होता है सबसे छोटा। साइज अगर छोटा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे ज्यादा होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। साइज पर इस तरीके से डिपेंड करती है। तो ये इन कारणों की वजह से कुछ वियर्ड कुछ अलग बिहेवियर दिखाएंगे। इसके अलावा एक और कारण हो सकता है कि इनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स जो खाली डी ऑर्बिटल्स हैं वो पाए नहीं जाते, जिस वजह से ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते। एक्सपेंड नहीं कर पाते। तो लिखिएगा इसके अंदर एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ या एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में फर्स्ट पॉइंट, the difference in properties the difference in properties of beryllium with with other elements of the same group of the same group is due to the following reasons. Due to the following reasons. पहला रीजन smaller size in the group. Second, दूसरा रीजन relatively high electronegativity, relatively high electronegativity and ionization enthalpy, relatively high electronegativity and ionization enthalpies and ionization enthalpies। और आखिरी पॉइंट absence of vacant d orbitals, absence of vacant d orbitals, vacant d orbitals। तो ये तो हो गए रीजंस। अब कुछ एनोमेलस प्रॉपर्टीज भी लिख लीजिए।
पहली, Be is lighter, Be is lighter than Mg, magnesium, lighter than Mg, magnesium. दूसरी प्रॉपर्टी, Be is harder than Mg, magnesium. हल्का तो होगा पर ज्यादा मजबूत आपको बेरिलियम होगा। नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, Bp एंड Mp। मेल्टिंग पॉइंट एंड boiling point, Bp and Mp, are higher than Be and Mp of Be, beryllium, are higher than other members. Bp and Mp of beryllium are higher than other metals of the same group. Next, अगला point, Be, beryllium, does not react with water. Beryllium does not react with water even at high temperature. Even at high temperature. At high temperature. अगली डेफिनेशन, सॉरी, अगला पॉइंट है, the oxides and hydroxides of beryllium, oxides and hydroxides of beryllium are amphoteric, मतलब एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी, और amphoteric। अगला पॉइंट, Be, beryllium does not form coordination compounds, does not form coordination compound। हमने देखा था कि भाई मैग्नीशियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना था क्लोरोफिल, पर बेरिलियम नहीं बना रहा क्योंकि बेरिलियम के पास में खाली डी ऑर्बिटल ही नहीं है। खाली ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करेगा, पर बाकी सब जो है उनके अंदर खाली डी ऑर्बिटल पाया जाता है, जिससे आराम से वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, बेरिलियम डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन H2 डायरेक्टली, कंबाइन विद हाइड्रोजन H2 डायरेक्टली, पर बाकी के सब डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, बेरिलियम फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स, बेरिलियम फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स। तो बी आपका कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, जबकि बाकी के आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर ये गेन करते हैं। और ठीक है, जबकि बेरिलियम कोवलेंट बना रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग कर रहा है। तो ये तो आपके पास था एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अभी हमें बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ना है एल्यूमिनियम के साथ। हमने पढ़ा है डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स डायगनली प्लेस्ड हैं, जैसे कि सोडियम के डायगनली जो है आया था कौन सा एलिमेंट, कैल्शियम। इसी तरीके से, सॉरी सोडियम के क्या, लिथियम क्या आया था आपका, मैग्नीशियम।
और बेरिलियम के डायगनली आया था आपका एल्यूमिनियम, क्योंकि टॉप टू एटम जाने पे साइज बढ़ता है, पर अगर आप सडनली उस फिर लेफ्ट टू राइट आ जाए तो साइज फिर से छोटा हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो डायगनली एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं आपके सेकंड और थर्ड पीरियड में, इनका साइज लगभग सेम होता है, और अगर साइज सेम है तो कुछ प्रॉपर्टीज भी इनकी क्या होंगी, सेम होंगी। इसी को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप नाम दे देते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, बेरिलियम रिजेंबल्स, रिजेंबल्स मतलब सिमिलर, बेरिलियम रिजेंबल्स, RESEMBLES, रिजेंबल्स एल्यूमिनियम, बेरिलियम रिजेंबल्स एल्यूमिनियम टू some extent, to some extent, extent, due to nearly the same value of, due to nearly the same value of, same value of radius, value of radius। तो जो ये एल्यूमिनियम के जैसी सिमिलरिटी शो करता है, हम लोग उन्हें लिखने जा रहे हैं। ठीक है, पहली सिमिलरिटी रिजेम्बलेंस या फिर डायगोनल रिलेशनशिप पे आप लिखिएगा, अनलाइक ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, unlike group second elements, comma, but like aluminium, but like aluminium, beryllium forms covalent compound, beryllium forms covalent compounds। तो बाकी ग्रुप मेंबर से अलग हट करके प्रॉपर्टी है, और एल्यूमिनियम की जैसी प्रॉपर्टी है कि बेरिलियम भी कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, और एल्यूमिनियम जो है वो भी कोवलेंट कंपाउंड ही बनाता है। अगला पॉइंट, द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, hydroxides of beryllium and aluminium are amphoteric, are amphoteric, whereas those of other elements, whereas those of other elements are basic in nature। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड्स नेचर में एम्फोटेरिक हैं, पर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हाइड्रोक्साइड नेचर में होती हैं बेसिक। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, जो ये बेरिलियम और एल्यूमिनियम है, दोनों ही फ्लोरो कॉम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर फ्लोरीन इन एलिमेंट्स को अपना लोन पेयर डोनेट करता है। जैसे कि बेरिलियम तो BeF4-2 बनाता है, एल्यूमिनियम AlF6-3 बनाता है। देखिएगा, लाइक एल्यूमिनियम, लाइक एल्यूमिनियम, कॉमा, बेरिलियम फॉर्म, बेरिलियम फॉर्म फ्लोरो कॉम्प्लेक्स आयंस, फ्लोरो कॉम्प्लेक्स आयंस। दोनों के फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, जैसे बेरिलियम का BeF4-2 और एल्यूमिनियम का AlF6-3। अगला पॉइंट समझिए, एल्यूमिनियम जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम की लेयर के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर पहले से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर पाई जाती है। सेम इसी तरीके से बेरिलियम इतना आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होता,
क्योंकि बेरिलियम की सरफेस के ऊपर भी जो है लेयर जो है पाई जाती है BeO की। लिखिएगा, द ऑक्साइड्स ऑफ बोथ Be एंड Al, the oxides of both Be and Al are present on the are present on the of surface layers of surface so that further oxygen is not easily attacked. Next, अगला point. The oxides of both Be and Al, the oxides of both Be and Al have high melting points. Have high melting points. Have high melting points. दोनों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगला पॉइंट, BeCl2 like Al2Cl6। Al2Cl6 को आप ब्रैकेट में AlCl3 कह सकते हैं। BeCl2 like Al2Cl6 Al2Cl6 has a polymeric structure, has a polymeric structure। आपने लास्ट क्लास में BeCl2 का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें BeCl2 जुड़ते चले आ रहे थे। इसी तरीके से बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है आपका Al2Cl6 या जिसे आप AlCl3 भी कह सकते हैं, ये शो करते हैं। और ये दोनों ही बच्चों लेविस एसिड्स हैं। 10th क्लास में हमने पढ़ा है ऐसे कंपाउंड जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। लिखिएगा, BeCl2 and AlCl3 are BeCl2 and AlCl3 are Lewis acids and are soluble in organic solvents, soluble in organic solvents। और लास्ट जो पॉइंट है, the salts of beryllium as well as aluminium, the salts of beryllium as well as aluminium are extensively hydrolyzed, are एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो सॉल्ट्स हैं वो पूरी तरीके से जो है हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस पे ही इनके फैक्टर्स हैं जो हैं डिपेंड करते हैं। तो ये अपना बच्चों लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का भी। ये हो गया अपना ओवर। अगली क्लास में अगला चैप्टर देख लेना। आई थिंक शायद जो अगला चैप्टर हम लोग कर सकते हैं एस ब्लॉक के बाद आने वाले हैं आपके पी ब्लॉक। देख लेता हूं एक बार। हाँ जी, एस ब्लॉक के बाद आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो हम लोग पी ब्लॉक करेंगे। तो अपने सेकंड बुक में बच्चों चैप्टर 8 हो गया है ना, रिडॉक्स। चैप्टर 9 हाइड्रोजन। चैप्टर 10 एस ब्लॉक। इसमें 3 चैप्टर और बाकी हैं सेकंड बुक में। तो चलो अगली क्लास में हम लोग जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये अपना चैप्टर यहाँ पर ओवर हो गया है। इसके
इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। जो क्वेश्चंस नोट्स में नहीं हुए हैं, नोट्स में हमने नहीं लिखे हैं, बस वही क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अपनी आज की क्लास यहाँ पर ओवर हो रही है, चैप्टर अपना क्योंकि खत्म हो गया है इस वजह से। और आप लोगों को जो है क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करने हैं, और जो हमने नोट्स में नहीं किए हैं वो आप लोगों को अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, उनके सॉल्यूशंस आपको लिखने हैं। ठीक है, तो चलो नया चैप्टर नई क्लास से हम लोग करेंगे और नए साल से हम लोग करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को बच्चों हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हम लोग अब आपको नए साल में ही मिलने वाले हैं। तो जैसा पुराना साल ये आपका गया है, होप आपका आने वाला साल उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, चलिए अगली क्लास में बात करते हैं।